Hello everyone, I am Ayush, a first year MBBS student, and this is the first chapter of our crash course, that is the gravitation. क्योंकि gravitation इसलिए सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि gravitation बहुत छोटा चैप्टर है और इससे each year 2 क्वेश्चन आ ही जाता है. सो ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर लेंगे और इसमें जितने भी फार्मूलाज मैं बता रहा हूँ, जितने भी ग्राफ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको याद कर लेना. इसकी पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ. सो चलो स्टार्ट करते हैं. एंड ग्रेविटेशन में सबसे पहला चीज़ जो है वो हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो पॉइंट मास अगर m1 है और m2 है और वो पॉइंट मास अगर डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, सेपरेशन r है, जो फोर्स लगेंगी उस दोनों मास के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगी वो होगी F इक्वल टू g m1 m2 बाई r का स्क्वायर, वेयर r इज द सेपरेशन between 2 point mass, where g is the universal gravitational constant. Value of g is 6.67 into 10 के पावर माइनस 27. और ये यूनिट क्या हो जाएंगी, अगर g की यूनिट निकाला है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो पॉइंट मास है और सेपरेशन r पे रखा हुआ है, तो फोर्स जो लेंगे वो लगेगी g m1 m2 बाई r का स्क्वायर. और उसके से दूसरी जो लाइन है एक कंजर्वेटिव होता है, जो ग्रेविटेशनल जो हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स लगती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है. मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी. सेंट्रल फोर्स है क्योंकि अट्रैक्टिव है तो सेंटर की तरफ लगेगा, तो सेंट्रल फोर्स है. और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, मीन्स L/2m यहाँ पे कंजर्व रहेगा. ओके, अब बात करते हैं जो दूसरा टॉपिक है हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अगर हम कोई भी मास को लाते हैं, कोई भी मास m को लाते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसी को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड. तो एक किसी भी पॉइंट मास को लेके अगर हम लोग किसी भी एक पॉइंट मास को लेते हैं, अगर ये मास m है तो इस पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो होगा हमारा जी एम बाई r का स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट मास. इस मास है और यहाँ से अगर ये डिस्टेंस r है तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी लगेंगी E, वो हमारे क्या लगेगा जी एम बाई r का स्क्वायर लेंगे. ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉइंट मास नहीं है. जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आएगा स्फेरिकल सेल का क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का क्या होगा. अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर को हम लोग स्फेरिकल सेल कहते हैं और इसकी रेडियस यहाँ पे r है. ओके, तो अगर स्फेरिकल सेल की वजह से अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में कि क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r, किसी आउटसाइड पॉइंट r पे क्या होंगी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फिर से वही लगेगा ग्रेविटेशनल फील्ड का जी एम बाई r का स्क्वायर, वेयर r इज द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर. सो सेंटर ऑफ स्फीयर से अगर आउटसाइड में जाते हैं वेयर r इक्वल टू ग्रेटर देन r, क्योंकि ये बाहर है, आउटसाइड द स्फीयर है, तो क्या होगी जी एम बाई आर स्क्वायर. अगर सरफेस पे आते हैं, अगर मान लो कि यहाँ सरफेस पे है वेयर r इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तब हमारी क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर. ओके, फॉर्मूला वही है कि जी एम बाई डिस्टेंस पे लेते हैं, तो यहाँ पे रेडियस पे रखे हो तो रेडियस का स्क्वायर होगा, यहाँ पे अगर डिस्टेंस हम लोग दूर जा रहे हैं तो वहाँ का स्क्वायर हो गया. और इनसाइड द सेल, अगर सेल के ही अंदर आता है, अगर किसी भी पॉइंट पे सेल के अंदर हम लोग है इस पॉइंट इस रेडियस के अंदर, तो वहाँ पे जो हमारी जो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड वो होगा 0. ये पॉइंट याद रखना. सो ये ग्राफ जो यहाँ पे ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम इसको समझते हैं ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ किसके लिए है, स्फेरिकल सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएंगी. तो ये किसके लिए है, स्फेरिकल सेल के लिए. तो स्फेरिकल सेल में क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब तक हम लोग रेडियस के अंदर है तब तक क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है. सो यहाँ पे जब तक r इक्वल टू r पे नहीं आ जा रहे हैं, i हमारा क्या है 0 है. लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे हम लोग रेडियस पे आए, स्फीयर पे आए, के सरफेस पे आए, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा जी एम बाई r का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, r स्क्वायर. अब उसके बाद से फिर हम लोग सरफेस से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, तो ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या होगा, ये फिर से ये पैराबोलिक का कर्व बन जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या है ग्राफ है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल फील्ड खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तुम लोग बात करते हैं वो स्फेरिकल सेल के लिए था, अब हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए.
सो सॉलिड स्फीयर क्या है? स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर में डिफरेंस ये है कि सेल था तो वो हॉलो था, बट अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा भरा हुआ है। ये हमारा हो गया स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर फिर से इसकी रेडियस भी हमारी क्या हो गई, आर हो गई। अब रेडियस आर हो गया तो अब हमसे पूछा जाएगा कि तुम बताओ कि सेंटर पे क्या होगा। ओके, तो सेंटर पे पहले बात करते हैं आउटसाइड द स्फीयर। अगर मान लो कि कोई पॉइंट लिया आउटसाइड द स्फीयर आर, यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, फिर से सेम लॉजिक, जी एम बाई आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फिर से क्या होगा, जी एम बाई आर, सॉरी यहाँ पे सॉलिड स्फीयर इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द ग्रेटर देन रेडियस। जो हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है, ठीक है। अब ऑन द सरफेस फिर से सेम जी एम बाई आर स्क्वायर, बट जैसे ही हम लोग इनसाइड द स्फीयर जाते हैं, वो क्या था, हॉलो था। तो हॉलो होने की वजह से क्या था कि वहाँ पे जीरो हो जा रहा था, लेकिन ये तो हॉलो नहीं। अगर यहाँ हम किसी एक पॉइंट को ले रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे किसी एक पॉइंट को यहाँ पे मेरे को निकालना है, तो इसके अंदर भी कुछ पार्ट है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसकी फार्मूला होती है जी एम एम बाई आर क्यू। इसकी डेरिवेशन भी होती है, बट हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसका नहीं बता रहा हूँ डेरिवेशन। जस्ट तुमको सिंपली क्या याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पे, लेट सपोज कि अगर ये पॉइंट आर है, यहाँ पे मेरे को निकालना है, तो ग्रेविटेशन इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की फार्मूला जी एम आर बाई आर क्यू, वेयर एम इज द मास ऑफ द स्फीयर, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल आर इज द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, ये आर क्या है, लेस देन आर है, ठीक है। अब इसकी हम लोग ग्राफ, इसका भी ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्राफ और जितने भी फार्मूले हैं बस तुम उतना याद करके चलो। इसकी जो ग्राफ है यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड और रेडियस के बीच का कर्व है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेंटर। ओके, सो अगर हम लोग सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर, तो ये देखो इनसाइड द स्फीयर जी एम आर बाई आर क्यू, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस तक कब तक, जब तक हम लोग स्फीयर के सरफेस पे नहीं आ जाते हैं। ओके, तो सरफेस पे आ गए, उसके बाद से फिर क्या, अगर सरफेस के बाद आउटसाइड द स्फीयर देखते हैं तो क्या होता है, ये घटना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो घट रहा है, तो फिर से ये पैराबोलिक। ओके, सो ये वाली कर्व, तो इसको ध्यान में रखना है, इस कर्व को ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सॉलिड, ये था स्फेरिकल सेल के लिए, ये बनेगी। और ये हमारा किस चीज़ के लिए है, ये हमारा है सॉलिड स्फीयर के लिए। ये जितने भी फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, लेट सपोज दिस इज आवर अर्थ। ओके, दिस इज आवर अर्थ, एंड मैं अगर अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूँ, ये मेरी मास एम है। ओके, ये हमारी अर्थ की मास है, ये अर्थ की मास है। ओके, और ये हमारी मास है। अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए फिर से सेम फार्मूला लगेगी। क्या लगेगी, अर्थ और हमारी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अर्थ हमारी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिवाइज करेंगे। जी वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, एम इज द स्मॉल, एम इज द मास ऑफ द मैन, एंड आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। सो एक्सेलरेशन जी इक्वल टू एफ बाई एम। सो ये हमारा एफ है, इसमें अगर मैं एम से डिवाइड कर दूँ, ओके, तो क्या हमारी बन जाएगी जी एफ बाई आर स्क्वायर। ओके, सो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल जी वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ बाई आर स्क्वायर। ये मास ऑफ द मैन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाइट वेट सब्सटेंस हो या फिर हेवी वेट सब्सटेंस हो, उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता। जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ से फार्मूला आ गया। लेकिन जो जनरली क्वेश्चन आता है, नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट पेपर में, और सेकेंड पेपर दोनों में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट पेपर में आया था कि अगर कुछ हाइट पे हम लोग जाते हैं, तो ये जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं फार्मूला जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये किस चीज़ के लिए है, सरफेस पे है। ओके, ये हमारा सरफेस पे है, लेकिन जैसे ही हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है। जब हम लोग सरफेस से नीचे आते हैं फिर भी जी का वैल्यू चेंज होता है। तो वो अब हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे अगर हम किसी पॉइंट किसी हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कितनी होगी। ओके,
सो एट हाइट अगर किसी हम एक हाइट पे जा रहे हैं तो जी का जो वेरिएशन होगा वो जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ओके। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फार्मूला किस चीज़ के लिए, यूनिवर्सल फार्मूला है, लेकिन अगर हमारा जो एच है वो बहुत बहुत कम है आर के रिस्पेक्ट में, तो ये जो फार्मूला वो हमारा मॉडिफाई हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, ओके। 1 माइनस 2h बाई आर ये फार्मूला होने की। एट हाइट पे हमारा क्या है, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। इसको तुम ऐसे यूज़ करेंगे, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम किसी r/2 पे जा रहे हैं, रेडियस r/2 पे जा रहे हैं, तो वेरिएशन कितना होगा, जी की वैल्यू कितनी होगी। तो तुमको कुछ नहीं करना है, जी एम बाई आर एच की जगह पे भी r/2 रख देना है, उसको सॉल्व कर देना है, जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है, अगर यहीं पे लिखा हुआ अगर ये एच बहुत कम हो रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, जी एच इक्वल टू जी एस 1 माइनस 2h बाई आर, ओके। नाउ हम लोग बात करते हैं एट डेप्थ। अगर हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं, ये था कि अगर सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो अब नीचे जाएंगे तब क्या फार्मूला बनेगी, नीचे जाने का फार्मूला बनेगी जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, वेयर डी इज द डेप्थ। हम लोग सरफेस से कितना नीचे जा रहे हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, तो दोनों ही केस में क्या होता है कि हमारी वैल्यू जी की कमती है। लेकिन अगर 10 मीटर ऊपर जा रहे हो, 10 मीटर सरफेस से नीचे जा रहे हो, तो जो वेरिएशन होगा जी में वो ज़्यादा क्या होगा, ऊपर जाने पे। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशन से, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अगर अर्थ को रोटेशन हो रहा है तो उस पर कितना जी का वैल्यू में चेंजेज आ गया, ओके। तो इसकी फार्मूला है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। ये फार्मूला भी याद कर लेना। वेयर थीटा, जो अगर मान लो कि ये अर्थ है हमारी, ठीक है, अब ये किसी पॉइंट पे वेयर दिस इज थीटा, ये जो थीटा है, अगर इस किसी पॉइंट पे हमारी जी की वैल्यू पूछा जा रहा है रोटेशन की वजह से, और ओमेगा हमको अर्थ का दिया हुआ है, तो यहीं पे पुट कर देंगे थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, वेयर अल्फा को थीटा मान सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर दिया रहेगा, जी पता है हमको, वहाँ से हम लोग वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ओके। सो अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगी उसकी फार्मूला होती है, वहाँ पे क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी भी मास को अगर हम लोग इन्फिनिटी से लाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, किसी भी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो किसी पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है माइनस नेगेटिव जी एम बाई आर, क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम स्फेरिकल सेल के लिए पढ़ेंगे और किसके लिए पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल सेल के लिए हमारी क्या होगी, जी एम आउटसाइड द सेल माइनस जी एम बाई आर, अगर आर बड़ा है रेडियस से, ऑन द सरफेस पे माइनस जी एम बाई आर। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे नेगेटिव की साइन लग जाएगी। सो जो हमारा फार्मूला बनेगा, फिर से जो हमारा ग्राफ होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और आर की, वो ये बन जाएगा कि हमारा यहाँ पे क्या है, इनसाइड ऑन द सरफेस ऑफ, दोनों पे, इनसाइड में भी अगर ये सेल है हमारा तो इसके अंदर भी उतना ही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, इसके सरफेस पे भी उतना ही होगा माइनस जी एम बाई आर। क्यों सेम रहेगा, क्यों हमारा जो स्फीयर के अंदर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड ही जीरो है तो चेंज ही नहीं होगा, तो माइनस जी एम बाई आर, ओके। अब ये जी एम बाई आर सेम रहा, ऐसे कांस्टेंट रहेगा। आप सरफेस पे आएंगे तो ये फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ये चीज़ क्लियर हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, फिर से सॉलिड स्फीयर वो सेल था हॉलो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग स्फीयर की। स्फीयर मीन्स ये पूरी घड़ी हुई आउटसाइड द स्फीयर माइनस जी एम बाई आर, वेयर आर इज द ग्रेटर देन द रेडियस, वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑन द सरफेस माइनस जी एम बाई आर। और नाउ इनसाइड द स्फीयर फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे वहाँ पे हो रहा था इनसाइड द स्फीयर क्या हो रहा था, माइनस जी एम आर बाई आर क्यूब, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, माइनस जी एम 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, वेयर कैपिटल आर, रिमेंबर जो कैपिटल आर है किसका है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और स्मॉल आर तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस कितना हम लोग ले रहे हैं। सो अगर तुम बात करो इनसाइड द स्फीयर, ओके, यही फार्मूला हमारा लगने वाला है। तो अगर हम लोग सेंटर पे की बात करते हैं तो सेंटर का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ये आर है वो जीरो हो गया, ये जो स्मॉल आर है हमारा
जीरो हो गया। अगर ये स्मॉल आर जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पे तुम गौर से देखो कि 3r² आर क्यू करंट एक आर बटा -3gm/2r, ये हमारा क्या हो गया सेंटर पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्फीयर पे जाते हैं, सेम फार्मूला में ही स्मॉल आर की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे। अगर इसकी आर के स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 2r² 2r³ -gm/r। ओके, ये क्या हुआ सेंटर पे, ये हमारा क्या हो गया सरफेस पे। अब ये सेंटर पे हुआ, ये सरफेस पे हमारा हुआ। अब उसके बाद से क्या आउट द स्फीयर फिर कमना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारी ग्राफ है किस चीज़ के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सॉलिड स्फीयर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहाँ का चीज़ है ये। अब है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, किसी प्लैनेट का, हर प्लैनेट का कुछ एस्केप वेलोसिटी होता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है। अगर किसी इस बॉल को, कोई भी बॉल है या फिर ये पेन है, अगर इस पेन को हम लोग कितना स्पीड से फेंकेंगे कि हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर चला जाए, मतलब उसका जो ग्रेविटेशन है उससे ये बाहर चला जाए। ओके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ये के अगेंस्ट में ये बाहर चल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो हर प्लैनेट का ये कुछ ना कुछ एस्केप वेलोसिटी होता है। ओके, तो हमारा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी की। जो फार्मूला होता है हमारे जो एस्केप वेलोसिटी का, वो होता है √2gm/r, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट जिसका हमको एस्केप वेलोसिटी निकालना है, r इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। जो अर्थ के लिए, हमारे अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो एस्केप वेलोसिटी है किसी भी प्लैनेट का, अगर हमको एस्केप वेलोसिटी निकालना हो तो 2gm/r। अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड, इस एस्केप वेलोसिटी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस एस्केप वेलोसिटी को अगर हम लोग, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी 2gm/r। ओके, अब अगर ऊपर में भी r से मैं डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा gm/r²। gm/r² क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा √2gr, इसको भी नोट कर लो 2gr। अब है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसके वेलोसिटी क्या था, और था कि कितने वेलोसिटी से हम लोग फेंकेंगे कि बाहर चला जाएगा। अब क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है कि अगर कोई प्लैनेट है, ओके, दिस इज अ प्लैनेट, और इसके ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है, इसके ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है येलो कलर का ये मूव कर रहा है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है vo, वो होता है gm/r। यहाँ पे क्या था 2gm/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, बट नाउ हियर इज द स्मॉल r। प्लीज पे अटेंशन, यहाँ जो r है स्मॉल r, वो स्मॉल r क्या होगा, हमारा डिस्टेंस, इस प्लैनेट के सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो r होगी। ठीक है, तो gm/r। अगर हम लोग मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा रेडियस ऑफ द प्लैनेट हो गया, और इसको हम लोग अगर h मान ले तो r+h भी हो सकती है उस कैपिटल R की जगह पे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे उसी का चीज़ एक लिखा हुआ है कि फॉर नियर बाई सैटेलाइट, अगर कोई सैटेलाइट पास में हो तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी /2 हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे r+h, क्योंकि वो नियर है तो h नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे तो gm/r हो जाएगा। और क्योंकि एस्केप वेलोसिटी की फार्मूला क्या था √2gm/r, तो वहीं से आ गया v ऑर्बिटल इक्वल टू v escape/√2, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट अर्थ। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड सेम होता है 2πr, सब जानते हैं हम लोग 2πr/v, वेयर v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। अब है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होता क्या है हमारा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारा होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये तुमको याद रखना -gmm/2r, इसको याद करो। लेकिन इसके अगर मैं बता देता हूँ उसको कैसे, हम ये आया कैसे, ये डिराइव कैसे हुआ है। सो हमारी जो हमारा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया और काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा कितना होता है -gmm/r, और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 12mv ऑर्बिटल का स्क्वायर। तो अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह पे तुम उसके फार्मूला पुट करोगे और
कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा -Gmm/r, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो ये मैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मॉड लगता है तो ये हमेशा इसी का क्या हो जाएगा, उसका इसमें नेगेटिव हट जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमारा डबल होता है टोटल एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये एनर्जी है। कुछ बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी के, तो ये इसमें Gmm/r हो गया। अब आगे हमारा केप्लर्स लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ जो केप्लर्स का होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, प्लैनेट पाथ ऑफ प्लैनेट इज इलिप्टिकल विथ सन एट द फोकस। ये केप्लर्स लॉ है। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, जो पाथ ऑफ द प्लैनेट होता है, कोई भी प्लैनेट जो पाथ मूव करती है, पहले हम लोग ऐसा एज्यूम करते थे कि सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, लेकिन जो पाथ होता है प्लैनेट का क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, वेयर सन इज एट फोकी। जब हमारा सन जो होता है वो एक फोकस पे होता है। दूसरा है हमारा क्या है, एरियाज का। दूसरा जो हमारा है वो है लॉ ऑफ एरिया। ओके, लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, जो लॉ ऑफ एरिया क्या होता है इसको ध्यान से समझना। अगर ये हमारे प्लैनेट है, ओके, P इज द प्लैनेट, हमारा प्लैनेट है। अगर ये प्लैनेट P किसी डेल्टा टाइम T1 में इतना एरिया कवर करता है, दैट इज ये हमारा मान लेते हैं कि ये हम इसने कवर किया एरिया A। ओके, तो एरिया A बाई डेल्टा T1, और ये सेम प्लैनेट अगर किसी टाइम T2 में ये एरिया A2 कवर करता है, ये A1 था, ये टाइम T2 में, तो ये कांस्टेंट होगा। एरिया A2 बाई T2 डेल्टा T2 हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब dA/dt। अगर किसी फिक्स टाइम में कोई प्लैनेट इतना एरिया कवर कर रहा है तो दूसरे टाइम में भी उतना ही एरिया कवर करेगा। ये dA/dt हमारा लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी होता है, ये कांस्टेंट होता है, यहीं से आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ। अब दूसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, सो लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, लॉ ऑफ पीरियड होता है कि कोई भी प्लैनेट मूव करता है तो जो t² जो है इसका टाइम पीरियड वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है। यही होता है हमारा लॉ ऑफ पीरियड। किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये फार्मूला वैलिड है। t² इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, मीन रेडियस के बराबर होता है। सो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ बॉडी हैज सेंटर ऑफ मास बट नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास होगा किसी सेंटर पे, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी कोइंसाइड इफ ग्रेविटेशन फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये चीज़ अगर सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एक ही जगह पे आ जाएगा अगर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है तब वहाँ पे। उसके बाद से है मून ट्रैवलर्स, यू डज नॉट एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल सोर्स इन डेली लाइफ ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स। These very small moon travelers speak approximately launch in very group and shows because these may not require. ये सब एंगुलर मोमेंटम ग्रेविटेशन पे कंजर्व होता है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। केपलर सेकंड लॉ और कांस्टेंट ऑफ एटल वेलोसिटी इज कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के ही जैसे यहाँ पे जो देख रहे होंगे L/2m, इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ का आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन। अगर तुम ये सारे फार्मूला याद कर लेते हो, जो दो ग्राफ हम लोग डिस्कस किए उसको कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम खोल के देख लेना, सारे क्वेश्चंस इसी सब फार्मूले पे बेस्ड है। और लास्ट 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं ग्रेविटेशन में। सो ग्रेविटेशन हो गया, अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे फार्मूला को रिवाइज करो, PDF तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना।